राम साथियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे जिला दर्शन की और आज बात फिर करते हैं जिला दर्शन में ही अजमेर ज़िले की बात कर रहे थे और आज अजमेर ज़िले का पार्ट 2 की बात करते हैं। और आपको सबसे पहले बात करते हैं आज रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है रूठी रानी का महल। रूठी रानी के महल की बात करते हैं कि रूठी रानी का महल है कहाँ, तो ये महल है तारागढ़ दुर्ग की तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में रूठी रानी का महल बना हुआ है। और ये रूठी रानी के महल की बात करें, रूठी रानी थी कौन? रूठी रानी मालदेव राठौड़ की पत्नी। हम अजमेर के जो जिला दर्शन की बात कर रहे हैं उसमें अजमेर ज़िले की बात कर रहे हैं और अजमेर ज़िले में भी हमें प्रमुख पर्यटन स्थल की बात कर रहे थे और उसमें आज आगे बात करते हैं रूठी रानी का महल। तो रूठी रानी का महल तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है रूठी रानी का महल। और जो रूठी रानी है ये मालदेव राठौड़ की क्या थी? पत्नी थी। एक नूरजहां जहांगीर से रूठकर तारागढ़ दुर्ग में रही थी। जहांगीर नूरजहां को मनाने के लिए 21 बार आया था। बताया जाता है कि नूरजहां को मनाने के लिए जहांगीर तारागढ़ दुर्ग में कुल 21 बार आया था और मालदेव रूठी रानी को मनाने के लिए रूठी रानी या उमादे को मनाने के लिए ईश्वरदास को कुल 17 बार भेजा था। कुल कितनी बार भेजा था? 17 बार भेजा था। दोबारा देखें, पर्यटन स्थल की बात कर रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं रूठी रानी का महल। तो तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में ये रूठी रानी का महल बना हुआ है। रूठी रानी मालदेव राठौड़ की पत्नी हुआ करती थी और रूठी रानी का ही नाम उमादे था। उमादे जैसलमेर के राव लोणकर्ण की पत्नी पुत्री थी। राव लोणकर्ण की क्या थी? पुत्री थी और मालदेव राठौड़ की पत्नी। और ये मालदेव राठौड़ से रूठ कर इस तारागढ़ दुर्ग में आ गई थी और आज जीवन ये इस तारागढ़ दुर्ग में रही थी। जब मालदेव की मृत्यु हुई तो मालदेव की मृत्यु के समय उसकी पगड़ी के साथ 1562 में गुंदोज पाली में ये सती भी हो गई थी रूठी रानी या उमादे। लेकिन जहांगीर की भी पत्नी थी नूरजहां और नूरजहां भी रूठ कर इस तारागढ़ दुर्ग में आई थी और जहांगीर नूरजहां को मनाने के लिए कुल 21 बार आया, जबकि मालदेव रूठी रानी को मनाने के लिए ईश्वरदास को भेजा था और कुल 17 बार भेजा था, लेकिन मानने वाली ये भी नहीं थी। अगले दर्शनीय स्थल की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या दिखाई दे रहा है? 2.5 दिन का झोपड़ा। अब बात करते हैं इस 2.5 दिन के झोपड़े की। 2.5 दिन का झोपड़ा
कि अढ़ाई दिन का जो जोफड़ा है इसका प्राचीन नाम, अढ़ाई दिन के जोफड़े का प्राचीन नाम, अढ़ाई दिन के जोफड़े का प्राचीन नाम क्या था? अगर इसके प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन नाम, अढ़ाई दिन के जोफड़े का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम था रूठन, रूठन बरहण, रूठन बरहण संस्कृत पाठशाला। क्या नाम था इसका? रूठन बरहण संस्कृत पाठशाला इसका नाम हुआ करता था। इस रूठन बरहण संस्कृत पाठशाला का निर्माण, किसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण 1153 ईस्वी के आसपास विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। इस अढ़ाई दिन के जोफड़े के ऊपर हरकेली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। क्या उत्कीर्ण है? हरकेली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है। हरकेली नाटक ग्रंथ के रचयिता कौन है? हरकेली नाटक ग्रंथ के रचयिता हैं बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ, बीसल देव चौहान या फिर विग्रहराज चतुर्थ ने हरकेली नाटक ग्रंथ लिखा था। हरकेली नाटक ग्रंथ की कुछ पंक्तियां हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के स्मारक पर अंकित हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद रूठन बरहण संस्कृत पाठशाला को संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर अढ़ाई दिन के जोफड़े में, अढ़ाई दिन के जोफड़े में परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन कर दिया था। अढ़ाई दिन के जोफड़े को, अढ़ाई दिन जोफड़े को 16 खंभों का, 16 खंभों का महल कहा जाता है। 16 खंभों का क्या कहा जाता है? महल कहा जाता है। अढ़ाई दिन का जोफड़ा, अढ़ाई दिन का जोफड़ा
राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। अढ़ाई दिन को इस झोपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। अगर आपसे पूछे अढ़ाई सीढ़ियों की मस्जिद, सीढ़ियों की मस्जिद, अढ़ाई सीढ़ियों की मस्जिद कि अढ़ाई सीढ़ियों की मस्जिद है, ये कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। अढ़ाई सीढ़ियों की मस्जिद बनी हुई है भोपाल मध्य प्रदेश में। जो एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, जो एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, जो एशिया की सबसे छोटी क्या है? मस्जिद है। अढ़ाई दिन के झोपड़े पर पंजाब शाह का उर्स भी आयोजित होता है अढ़ाई दिन के झोपड़े पर। और बताया जाता है, आधुनिक इतिहासकार बताते हैं कि इस अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कुल 60 घंटों में तैयार किया गया था। इस अढ़ाई दिन के झोपड़े का वास्तुकार अब्बू बकर था। अढ़ाई दिन के झोपड़े का वास्तुकार कौन था? अब्बू बकर अढ़ाई दिन के झोपड़े का वास्तुकार था। अब अगली बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की दरगाह या गरीब नवाज। गरीब नवाज की दरगाह। बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स का अर्थ क्या होता है? उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। और ख्वाजा साहब का उर्स का आयोजन होता है रजब माह की पहली तारीख से, रजब माह की पहली तारीख से छठी तारीख या 6 तारीख तक, 6 तारीख तक क्या होता है? इस उर्स का आयोजन होता है। ख्वाजा साहब के उर्स का उद्घाटन कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार। भीलवाड़ा का कौन करता है? गौरी परिवार। और 2021 तक 811 उर्सों का क्या हो चुका है? आयोजन। 811 उर्सों का आयोजन हो चुका है। उर्सों का क्या हो चुका है? आयोजन हो चुका है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से सबसे बड़ा उर्स आयोजित होता है। तो सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स, राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? उर्स है। बात करते हैं अब और आगे, तो बात करें आगे अब आगे बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग की। तारागढ़ दुर्ग।
तारागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन नाम तारागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम, कि तारागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम है क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था अजय मेरू। प्राचीन नाम क्या था? अजय मेरू इसका प्राचीन नाम था। इसके बाद बात करें इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण है कब किया गया, करवाया गया? तो 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने। और किस नाम से करवाया था? तो अजमेरू दुर्ग के नाम से करवाया था। तारागढ़ दुर्ग नाम है, तारागढ़ दुर्ग नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने पत्नी के नाम पर अपनी पत्नी ताराबाई या तारावती के नाम पर, ताराबाई या तारावती के नाम पर अजमेरू दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, और अजमेरू दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ दुर्ग रखा। तारागढ़ दुर्ग रखा। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण है, सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण है इसी तारागढ़ दुर्ग पर हुए। तारागढ़ दुर्ग को बात करें और इस तारागढ़ दुर्ग की, तो तारागढ़ दुर्ग है इसे अरावली का अरमान कहा जाता है। इसे अरावली का अरमान कहा जाता है। इसे अरावली का क्या कहा जाता है? अरमान कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को। और आगे बात करें बादशाह का मेला। बादशाह का मेला, कि बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? बादशाह मेले का आयोजन है, बादशाह मेले का आयोजन है ब्यावर अजमेर में होता है। बादशाह मेले का आयोजन कहाँ होता है? ब्यावर अजमेर में। बात करें बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी होली के दिन निकाली जाती है। और बादशाह का मेला होली के एक दिन बाद आयोजित होता है, और बादशाह का मेला का आयोजन अग्रवाल समाज के द्वारा बादशाह
सेवा समिति या बादशाह सेवा समिति या बादशाह मेला समिति के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। तो बादशाह का मेला कब आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है? ब्यावर अजमेर में आयोजित होता है। बादशाह की सवारी होली के दिन निकाली जाती है। बादशाह का मेला होली के एक दिन बाद, होली के एक दिन बाद बादशाह का मेला आयोजित होता है। बाद होली के एक दिन बाद आयोजन, होली के एक दिन बाद इसका क्या होता है? आयोजन होता है। इस मेले का आयोजन अग्रवाल समाज के द्वारा या फिर बादशाह मेला सेवा समिति या बादशाह सेवा समिति के द्वारा इस मेले का आयोजन करवाया जाता है। उसके अलावा बात करें तबीजी, बात करते हैं तबीजी की कि जो तबीजी है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये देश का, तबीजी देश का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। देश का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना बीजीय मसाला अनुसंधान की स्थापना कब की गई? 1993। कब की गई? 1993 में की गई थी। तबजी क्या है? देश का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी। और ये कहाँ है, कौन से जिले में? अजमेर जिले में। और इस तबीजी की स्थापना या बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1993 में की गई थी। उसके बाद बात करें अगले गांव की, तो अगले गांव की बात करें तिलोनिया गांव। तिलोनिया गांव कि अजमेर का तिलोनिया गांव क्यों प्रसिद्ध है? कि अजमेर का जो ये तिलोनिया गांव है, इस गांव की क्या विशेषता है? देश की एकमात्र बाल संसद, देश की एकमात्र क्या है यहां पर है? बाल संसद। अगर आपसे पूछ जाए कि देश की एकमात्र बाल संसद कहाँ है, तो तिलोनिया गांव अजमेर में देश की एकमात्र बाल संसद है। तिलोनिया गांव से ही संबंध था अरुणा राय का। अरुणा राय है, इसका संबंध भी कहां से था? तो इसका संबंध भी, अरुणा राय का भी संबंध इस तिलोनिया गांव से था। और अरुणा राय ने क्या किया था? अरुणा राय ने सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार दिलाने के, सूचना का अधिकार दिलाने वाली महिला थी ये। सूचना का अधिकार दिलाया था इस महिला ने। और सूचना का अधिकार कब दिलाया गया, कब पारित किया गया संसद के द्वारा? सूचना का अधिकार, आप किसी चीज की भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और ये कब से किया गया? 12 अक्टूबर 2005 से। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार लागू होता है। सिर्फ आप डिफेंस की सूचना को छोड़कर कोई और अपनी किसी चीज की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमें अधिकार मिला 12 अक्टूबर 2005 को। किसके प्रयासों से? अरुणा राय के प्रयासों से। और अरुणा राय का संबंध किससे था? तिलोनिया गांव से। और तिलोनिया गांव किस जिले में? अजमेर जिले में। और इस तिलोनिया गांव में देश की प्रथम क्या है? बाल संसद। यहाँ जो संसद बनाई गई है वो बच्चों की संसद है। और उस संसद में लोकसभा और राज्यसभा बच्चे ही सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। और वो समय समय पर अनेक बजट भी पास करते हैं। तो पहले से एग्जाम में पूछा हुआ है कि देश की प्रथम एकमात्र बाल संसद है। उस समय ऑप्शन था अजमेर। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि देश की प्रथम एकमात्र बाल संसद, और ऑप्शन मिल गया तिलोनिया गांव, एक ऑप्शन मिलेगा ब्यावर
एक ऑप्शन मिलेगा किशनगढ़, उस समय दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखना, देश की एकमात्र बाल संसद है तिलोनिया गांव अजमेर में। तिलोनिया गांव अजमेर से ही अरुणा राय का संबंध था। अरुणा राय सूचना का अधिकार दिलाने वाली महिला थी और यह सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर, कब है 12 अक्टूबर को सूचना का अधिकार दिलाया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार दिलाया गया था। बात करते हैं आगे और बात करें मेयो कॉलेज की। मेयो कॉलेज कि मेयो कॉलेज राजस्थान में कहां स्थापित है? मेयो कॉलेज राजस्थान में अजमेर जिले में स्थापित है और मेयो कॉलेज का निर्माण तो मेयो कॉलेज का निर्माण 1875 ईस्वी में किया गया। मेयो कॉलेज का निर्माण कब हुआ? 1875 ईस्वी में। मेयो कॉलेज का उद्देश्य था राजा व राजकुमारों को अंग्रेजी शिक्षा दी जा सके, अंग्रेजी शिक्षा दिलाई जा सके। मेयो कॉलेज का प्रथम विद्यार्थी, पहले से पूछा हुआ है भाई, मेयो कॉलेज का प्रथम विद्यार्थी, और मेयो कॉलेज का प्रथम विद्यार्थी था अलवर का राजकुमार। अलवर का राजकुमार मंगल सिंह, और यह मंगल सिंह हाथी पर बैठकर इस मेयो कॉलेज में आता था। तो मेयो कॉलेज का निर्माण कब हुआ? 1875 ईस्वी में। मेयो कॉलेज का उद्देश्य क्या था? राजा या राजकुमारों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाना या अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सके वो लोग, और उनका मेन उद्देश्य अंग्रेजों का यही था। लॉर्ड मेयो के द्वारा इस कॉलेज की स्थापना की गई थी और इस कॉलेज का प्रथम विद्यार्थी था अलवर का राजकुमार मंगल सिंह, जो हाथी पर बैठकर इस कॉलेज में आया करता था। उसके बाद और बात करें संतोष बावला की छतरी कि राजस्थान में संतोष बावला की छतरी भी कहाँ स्थित है? तो यह छतरी है पुष्कर में। कहाँ स्थित है? पुष्कर में स्थित है संतोष बावला की छतरी। और संतोष बावला कौन था? मराठा सेनापति या मराठा सरदार हुआ करता था। यह एक मराठा सरदार था। दोबारा देखें, मेयो कॉलेज का निर्माण 1875, उद्देश्य राजा व राजकुमारों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना। प्रथम विद्यार्थी मंगल सिंह अलवर का। उसके बाद बात करें संतोष बावला की छतरी पुष्कर में स्थित है। यह एक मराठा सरदार हुआ करता था। उसके बाद बात करें मांगलियावास गांव की। उसके बाद बात करते हैं मांगलियावास गांव की कि अजमेर का जो मांगलियावास गांव है, यह मांगलियावास गांव क्यों प्रसिद्ध है? तो मांगलियावास गांव में राजस्थान का एकमात्र कल्प वृक्ष मेले का आयोजन होता है। इस मेले का आयोजन श्रावण अमावस्या
श्रावण अमावस्या के दिन होता है। श्रावण अमावस्या के दिन होता है। मांगलियावास गांव क्यों प्रसिद्ध है? कि यहाँ राजस्थान का एकमात्र कल्प वृक्ष के मेले का आयोजन होता है और एक कल्प वृक्ष के मेले का आयोजन श्रावण अमावस्या के दिन होता है। और बात करें चरी नृत्य की, कि अजमेर का एक नृत्य भी प्रसिद्ध है। कौन सा? चरी नृत्य अजमेर का ही प्रसिद्ध है। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य NH 8 या NH 48 के नजदीक आयोजित होता है। नजदीक आयोजित होता है। चरी नृत्य बारात के स्वागत में किया जाता है। अर्थात चरी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। चरी नृत्य को पश्चिमी राजस्थान में चिरमी नृत्य कहा जाता है। चिरमी नृत्य कहा जाता है। चरी नृत्य करते समय रावलिया गीत गाया जाता है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकूबाई। चरी नृत्य की वर्तमान में प्रसिद्ध नृत्यांगना तो सुनीता रावत। कौन है? सुनीता रावत है। और बात करें अजमेर की पद्मा डेरी, और बात करते हैं तो पद्मा डेरी की बात करते हैं कि पद्मा डेरी की राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेरी, राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेरी, राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेरी कौन सी थी? राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेरी कौन सी है? पद्मा डेरी। उसके अलावा बात करें और पुष्कर मेले, पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला। बात करते हैं पुष्कर के मेले की बात करें। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित, कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर का मेला NH 89 के नजदीक आयोजित होता है। पुष्कर का मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। पुष्कर का मेला राजस्थान का सबसे
रंगीन मेला है। पुष्कर का मेला राजस्थान का क्या है? सबसे रंगीन मेला है। इस मेले में सर्वाधिक स्वदेशी व विदेशी पर्यटक आते हैं। स्वदेशी व विदेशी पर्यटक आते हैं। इस मेले में कालबेलिया नृत्य किया जाता है। इस मेले में कालबेलिया नृत्य का आयोजन होता है। कालबेलिया नृत्य का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। पुष्कर का मेला, यह भी पूछा हुआ है कि पुष्कर का मेला कब आयोजित होता है ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार? तो नवंबर माह में आयोजित होता है। नवंबर माह में आयोजित होता है। नवंबर माह में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? नवंबर माह में ये इस मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। ये साथियों अजमेर जिले के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।